हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तैयारी जीआरएफ की लेक्चर 11। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन और नोटबुक की, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ईजी लेवल से मॉडरेट और मॉडरेट टू हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लो आप लोग देखना, अगर आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको ये क्वेश्चंस सभी के सभी क्वेश्चंस ठीक है आपकी रेंज में होंगे। और जितने भी क्वेश्चंस है आउट ऑफ 25, अब देखना कि आपका स्कोर कितना होता है। ठीक है, आउट ऑफ 25 आपका स्कोर कितना बनता है, ये अपना पोटेंशियल थोड़ा सा चेक करना। तो अपना पेन या फिर नोटबुक अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जो कुछ कुछ कैलकुलेशंस होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी और बहुत सारी नॉलेज इसमें से हम लोग गेन करेंगे। और जो भी आपका आंसर है उसको फ्रिक्वेंटली आप लोग आंसर देते रहिए, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग अपने पास पेन और जो नोटबुक है जरूर रखिए, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनके आंसर तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ पेन या फिर पेपर की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इजी लेवल से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वेरियंस इज अ। ठीक है, वेरियंस क्या है? फोर्थ मोमेंट है, थर्ड मोमेंट, सेकंड मोमेंट एंड फर्स्ट मोमेंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन से हम लोग मूव कर रहे हैं आगे। सो जो वेरियंस है सेकेंड मोमेंट। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर ये वेरियंस सेकंड मोमेंट है तो फर्स्ट मोमेंट क्या है? तो फर्स्ट मोमेंट क्या होता है? मीन। उसके बाद जो थर्ड मोमेंट है इसको बोलते हैं सिक्यूनेस, और जो फोर्थ मेजर है दैट इज फोर्थ मोमेंट, उसको हम बोलते हैं कोर्टोसिस। ठीक, तो ये चार मेजर्स हैं और चार मोमेंट हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो वेरियंस इज सेकंड मोमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अप्लाइड इन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अप्लाइड इन। स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं? रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। ठीक, तो सेंट्रल टेंडेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते, दैट इज अप्लाइड इन रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, दैट इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, ये भी हम इसको बोलते हैं। और एक बात और देख लेना, कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, कई बार पीजीटीसी एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, विच वन इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, दैट इज स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज, ये रूट हो गया, ये मीन हो गया, ठीक, उसके बाद स्क्वायर हो गया और ये डेविएशन हो गया, दैट इज समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो इस टोटल जो ये चार चीजें हैं इन्हीं से बनता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक्चुअली क्या बताता है कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेन वैल्यू से कितनी डेविएट है, कितनी दूर है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ज़्यादा एरर्स होंगे। सो चलिए, तो उसके बाद और चीज़ें तो ध्यान रखने वाली हैं इसमें। कई बार पूछ लेता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, बताना थोड़ा, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट क्या है? कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है, थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो पूछ लेता है कई बार फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ठीक है, और कई बार पूछ लेता है वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है रिगार्डिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट? ठीक, तो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, जो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बी, दैट इज एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, क्या वो हम उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1। ठीक, और नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड मीन। ठीक है, तीनों में से कौन सी करेक्ट होना चाहिए ये थोड़ा सा कमेंट करेंगे। एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है तो उसको थोड़ा पॉज कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो जो रिग्रेशन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन ही होता है, दो कोरिलेशन, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, जैसे हम लोग करते हैं ना कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, आर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दैट इज बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। ठीक है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। चलिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट। सेकंड वन जो वैल्यू लाई करती है ये भी करेक्ट है, -1 to +1 लाई करती है। और तीसरा जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का। देखिए, जैसे हम लोग कोई कई बार स्टेटमेंट करते हैं एक्स इक्वल टू, जैसे एक्स ऑन वाई है तो हम लोग इसको करते हैं एक्स इक्वल टू
एक एग्जांपल के लिए 5+7y, तो ठीक है, तो जो ये वाला वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट जिसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्केल, उसको हम बोलते हैं स्केल। तो ये कह रहा है कि अगर कुछ भी चेंज हो जाए, अगर हम स्केल की जगह ओरिजिन और ओरिजिन की जगह स्केल यूज़ करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक ही होगा, ठीक है, जो वैल्यू है कोरिलेशन की चेंज नहीं होगी, चाहे आप लोग 7y+5 कर लो तब भी आंसर सेम होगा, ठीक, और चाहे हम लोग 5+7y करेंगे तब भी आंसर सेम सेम होगा। तो इंडिपेंडेंट होगा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बेल शेप, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय होम, ठीक है, तो जो अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी की हुई है दैट इज वेरी इजी, दैट इज डिस्कवर्ड बाय अब्राहम डी मोविर, ठीक है, और इसके बाद इसमें एक नाम और जुड़ा हुआ है, जो रीडिस्कवर इसको किया था वो किया था कार्ल गॉस ने, ठीक है, इसलिए हम इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक, जो राइट आंसर है इसमें अब्राहम डी मोविर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है प्रोबेबिलिटीज के, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ईजी भी है और अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो काफ़ी हार्ड भी है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी में कैसा लेवल है। सो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि 2 टेल्स आने की क्या संभावनाएं हैं अगर 2 कॉइन्स टॉस हुई हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल है वो ये है m/n, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू m/n, जो m है वो फेवरेबल केसेस हैं और जो n है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। चलिए अब देखते हैं कि 2 टेल्स आने की क्या पॉसिबिलिटीज है अगर हमने 2 कॉइन्स टॉस किए हैं। चलिए अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो पहली प्रोबेबिलिटी है कि हमारा या तो हेड आ सकता है दोनों में, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में ही टेल टेल आ जाए, ठीक है, तीसरी प्रोबेबिलिटी और है कि हो सकता है कि एक में हेड आए और एक में टेल आए, ठीक है, चौथी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि एक में टेल आए और दूसरे में हेड आए, ठीक है, पांचवी प्रोबेबिलिटी कोई बनती नहीं है, 4 प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी ऐसी हैं जिसमें से हमें क्या चाहिए, 2 टेल्स चाहिए, ठीक है, तो 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, सिर्फ एक में ही बन रही है, बाकी में नहीं बन रही। तो सिंपली हमारे फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 1, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 4, ठीक है, तो 1/4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगेन प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, 2 पीपल एक्स एंड वाई अप्लाई फॉर जॉब इन अ कंपनी। इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में काफ़ी रिपीटेड होते हैं। तो 2 पर्सन है एक्स वाई जिन्होंने दोनों ने ही जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एक्स इज 2/5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितनी है, 2/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है 4/7, ठीक है, 4/7। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ऑफ देम गेट सेलेक्टेड, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाएं, ठीक, तो इसमें 2-3 इसमें रूल्स आप लगा सकते हो, लेकिन एक जो बेसिक रूल हम लोग लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन आप लोग सिंपली लगा के इसमें सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है, एक एडिशन थ्योरम, एडिशन लगा के मल्टीप्लिकेशन लगा के, और एक एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, और ये जो फिर बर्नौली थ्योरम होगी, ठीक है, ये सब चीज़ लगा के आप लोग यूज़ कर सकते हो, और इसी में से ही क्वेश्चन आ जाता है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, ज़्यादा आपको एडवांस लेवल का प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, अगर बात करें कि दोनों ही सेलेक्ट हो जाएं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितनी थी, 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी थी, 4/7, ठीक है, तो दैट इज 8/35, तो 8/35 जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं और बार बार रिपीटेशन इन क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये वाले क्वेश्चन अगर आपके 2 भी मैच करते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी है कि आंसर आपके निकल जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो चारों ऑप्शन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से कौन जुड़ा हुआ है, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जुड़ा हुआ है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ है दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक, और नेक्स्ट दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मोड, और उसके बाद पर्पसिव सैम्पलिंग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो हम अगर मैच करें तो फर्स्ट का 2, उसके बाद नेक्स्ट
1, देन फोर्थ एंड देन थर्ड। तो जो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मीन एंड वेरिएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। इस टाइप के क्वेश्चन पीजीटी में काफ़ी रिपीट होते हैं, ठीक है, और यूजीसी नेट भी कई बार पूछ लेता है कि मीन एंड वेरिएंस इक्वल किस में होते हैं, ठीक है। तो मीन और इक्वल जो है इक्वल होते हैं, मीन एंड वेरिएंस वो होते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। बल्कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, कई बार पूछ लेता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0, वेरिएंस 1। चलिए, तो यहाँ राइट आंसर जो है दैट इज सी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, if in a distribution mean is in a distribution mean is 55, mode is 40 and standard deviation is 5, ठीक है। थोड़ा सा यूज पड़ेगी, कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत पड़ेगी, पेन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे मीन वैल्यू 55, मोड 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताना है, ठीक है। थर्ड मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर आता है तो फटाफट कमेंट करेंगे, लाइव चैट बिल्कुल ओपन है, ठीक। तो जो इसमें हम लोग अगर इसका जो फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब सॉल्व आउट हो जाएगा, काफ़ी इजी है। 55 माइनस 40 अपॉन 5, ठीक है, दैट मीन्स 15 अपॉन 5 3। तो जो 3 है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट अ पोजिशनल मीन। विच वन इज नॉट अ पोजिशनल मीन, इनमें से कौन सा पोजिशनल मीन नहीं है, ठीक है। मतलब अगर पोजिशनल मीन नहीं है तो मतलब मैथमेटिकल मीन होगा, तो इनमें से कौन सा पोजिशनल मीन नहीं है, मीन, मीडियन, मोड या बोथ, बी एंड सी, ठीक। तो मैथमेटिकल और पोजिशनल मीन्स कौन कौन से हैं ये थोड़ा पता कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड फॉर्म में आते ही हैं। तो इसमें जो पोजिशनल मीन नहीं है, मीन पोजिशनल नहीं है, और मीन के साथ तीनों ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जुड़ा हुआ है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन जुड़ा हुआ है, और हार्मोनिक मीन जुड़ा हुआ है। ये जितने मीन है वो मैथमेटिकल मीन है, ठीक है। बाकी पोजिशनल होते हैं, मीडियन और मोड। चलिए, 11th क्वेश्चन, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। सो नंबर 1, टाइप 1 एरर अच्छी तरह से कर लो, और टाइप 2 अच्छी तरह से कर लो, टाइप 2, ठीक है। चलिए, नंबर 1, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो ट्रू था, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है। आप फटाफट मैचअप करिए, फिर हम लोग इसमें राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो इसको जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो वो बनता है टाइप 1 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर बनता है, टाइप 1 एरर को हम बोलते हैं अल्फा एरर, ठीक। सो दैट इज अल्फा एरर। उसके बाद एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस इफ इट इज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये बनता है टाइप 2 एरर, ठीक है। और इसको कौन सा एरर बोलते हैं, बीटा एरर, ठीक। वहीं पे 2 कंडीशन और हो सकती हैं, अगर हम लोग ट्रू है उसको एक्सेप्ट कर देंगे, अगर ट्रू है उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट है फॉल्स को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, फॉल्स को रिजेक्ट कर देंगे तो वहीं क्या बन जाएगा, 1 माइनस बीटा, ठीक। तो जो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, मतलब फॉल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस बीटा, सो दैट इज 1 माइनस बीटा। और उसके बाद मेजरिंग सैंपल, दैट इज सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी ड्यू टू रैंडम फोर्स, स्टैंडर्ड एरर। तो आप लोग जितने भी 4 ऑप्शंस हैं ये आप लोग के माइंड में स्टक करके होंगे, ठीक है। सो नंबर 1 का जो पेयरिंग बनेगा वो बनेगा थर्ड, और नंबर 2 का जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट, और 3 का बनेगा 4, और 4 का बनेगा 2, ठीक है। तो इस हिसाब से दैट इज 3 1 4 2, जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका फॉर्मूला आना चाहिए, जैसा पहले बताया हुआ है वैसे ही आप लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। 2 मेथड है, चाहे बर्नौली थ्योरम यूज करो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, जो आपको पसंद है वो यूज करो, ठीक है। इसमें भी वही बात है, 2 कॉइन्स की जगह 3 कॉइन आ गए हैं, और उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 हेड आए और 1 टेल आए, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड और 1 टेल आए।
अब यहाँ पे क्या करना है, या तो बर्नौली थ्योरम यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ये वाला NCR, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग n-r, ठीक है, या तो बर्नौली थ्योरम यूज कर सकते हो, ये इजी मेथड है। अगर ये मेथड आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, फैक्टोरियल वगैरह निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सिंपली फिर लगाओ लंबा मेथड, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो सकती है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पहली बार टॉस होया, ठीक है, टॉस में हो सकता है कि तीनों में ही कॉइन में हेड आ जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि तीनों में ही टेल आ जाए, ठीक है। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि एक में हेड आए और दोनों में टेल आए, ठीक है। चौथी प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि एक में टेल आए, दोनों में हेड आए। पांचवी प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये दोनों में हेड आए, एक में टेल। और सिक्स प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पहले हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए। और सेवन्थ प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि एक में टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टेल आएगा, ठीक है। और एट्थ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दो टेल के बाद एक हेड आएगा, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटीज 8 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है इसमें कि पॉसिबल आउटकम जो ये निकल सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कितने आइटम्स में 2 हेड और 1 टेल रिपीट हुआ है, ठीक है। कितने आइटम्स में 2 हेड और 1 टेल है, मतलब 2 हेड 1 टेल है, ठीक है। इसमें तो 3 हेड है, इसमें 3 टेल है, इसमें 2 टेल्स हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें, 2 हेड 1 टेल इसमें है, 2 हेड 1 टेल इसमें है, और 2 हेड 1 टेल इसमें है सिक्स वाले में। फिर उसके बाद इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवर केसेस कितने हैं, 3। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो कितने हैं, 8। तो 3/8 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको आप 2 मेथड हैं, जो आपको इजी लगता है वो यूज करिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्टैटिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन पुराना है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आगे यूपी का जो एग्जाम है वो आने वाला है, राजस्थान के एग्जाम आने वाले हैं, तो उस टाइप के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन रिपीटेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज होके आएंगे, ठीक। तो इनको सीख लो कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर हम बात करें, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्टैटिकल प्रॉब्लम बाय A is 1/4 and B is 1/3. So when a problem is given to them, problem that probability will be solved is, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको 1-1 करके करो, ठीक है। पहले आप करो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय 1, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट A डज नॉट सॉल्व, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो A पर्सन है या फिर जो A पर्सन है उसको सॉल्व नहीं कर सकता, दैट इज 1/4 है। तो अगर नहीं कर सकता 1 - 1/4 आ जाएगा, दैट मीन्स 3/4। उसके बाद नेक्स्ट बनेगी प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट B डज नॉट सॉल्व, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी कि जो B उसको सॉल्व ना कर सके, सो 1 - 1/3, तो दैट इज 2/3 हो गया। उसके बाद तीसरी प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों ही सॉल्व ना कर सकें, बोथ डोंट सॉल्व, ठीक है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो ये दोनों ही है इसको मल्टीपल कर दो, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, सो दैट मीन्स 6/12, ठीक है। मतलब कि 1/2। अब फोर्थ इसमें एक प्रोबेबिलिटी और आ सकती है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कैन डू या बोथ कैन सॉल्व, ठीक है, बोथ कैन सॉल्व। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2। तो जो राइट आंसर रह जाएगा आपका लेफ्ट, वो रहेगा 1/2, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1/2। तो इस टाइप की क्वेश्चनिंग आ सकती है। अगेन प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 9 फ्रॉम अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो पेन आपको यूज करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो इसमें अगर पेन यूज नहीं करना तो थोड़ा माइंड रेशनैलिटी यूज करनी पड़ेगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 डाइस हमने थ्रो किए, 2 डाइस मतलब 6 × 6 = 36, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 36। अब ये पूछ रहा है कि 9 आने की कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, दोनों में 9 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। चलिए अगर मान लीजिए नंबर 1 हुआ, एक में 6 आया और एक में 3 आया, तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी होगी। नंबर 2 हो भी सकता है
कि फर्स्ट डाइज में 3 आया, सेकेंड डाइज में 6 आया, तो भी 9 बन गया। थर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि एक में 5 आया और दूसरे में 4 आया। और फोर्थ प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि फर्स्ट जो डाइज था उसमें 4 आया और सेकेंड डाइज में 5 आया। ठीक है, तो 9 की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अभी सिर्फ 4 ही बन पाती है, 5वीं प्रोबेबिलिटी नहीं बन पाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस हैं 4 और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो है 36। सो 4/36 मीन्स 1/9। तो जिसका भी 1/9 है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है। द एरिया बिटवीन -3 एंड +3। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होती है उसमें जो -3 और +3 के बीच में जो वैल्यू लाई करती है उसकी वैल्यू कितनी है, या उसकी जो रेंज है वो कितनी है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। चलिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं, तो इसमें जो वैल्यू है, ठीक, तो वो क्या बनेगी, ये वाली। दैट इज अगर बात करें +-1, +-2 एंड +-3, तो प्लस ये वाली पूछ रहा है 3 की, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 0.9973। ठीक है, या फिर आप सिंपली कह सकते हो 99.73। ठीक, और उसके साथ साथ जो इसकी वैल्यू है ये भी कर लो, दैट इज 68.27, और इसकी भी कई बार वैल्यू आ जाती है 95.75 या फिर 25, कुछ ऐसा होगा। इसको थोड़ा सा देख लेना 95 पॉइंट कितना है ये। ठीक है, 25 है कितना है चेक कर लेना। तो जो इसमें राइट आंसर है वो है 2, दैट इज 0.9973। Okay, question number 16. Given the two regression lines estimated from given data as under, ठीक है, y on x and x on y, दो हमें रिग्रेशन लाइंस दी गई हैं। अब इसका कोएफिशिएंट कोरिलेशन कितना आएगा। तो जो ये वाला मेथड पूछते हैं ना, बहुत रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको कार्ल पियर्सन मेथड से सॉल्व आउट हो सकता है। ठीक है, bxy मल्टीप्लाई बाई byx। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा आपने करना नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ये वाली वैल्यू दी हुई है स्केल। ठीक है, इसको यहाँ लिख दो 0.4, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो जो ये वाला स्केल है। ठीक है, x on y है, दैट इज 0.9, इसको यहाँ कर दो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, ये आ गया 0.36, तो इसको हम अंडर रूट हटा देंगे, वो बन जाएगा 0.6। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार फॉर्म में ये आता है, अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17. If the median is 30 and mean is 36, what is the value of mode? ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू मिसिंग हो सकती है एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पे मोड की वैल्यू मिसिंग है तो फाइंड आउट करना है। तो तीनों का ही एक ही मेथड से आप सॉल्व आउट कर सकते हो। वो जो मेथड है उसमें आप लोग दैट इज मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाले मेथड से सॉल्व आउट हो जाएगा आपका। ठीक, तो आंसर क्या है फटाफट कमेंट करेंगे। सो अगर हम चलिए इसको सॉल्व आउट करेंगे, सो दैट इज 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू दी हुई है 30, उसके बाद 2 और मेन की वैल्यू दी हुई है 36। ठीक है, तो ये हो गया 90 माइनस ये हो गया 72, तो ये हो गया रिमेनिंग 18। सो जो मोड की वैल्यू है वो होगी 18, जिसका भी आंसर 18 है, बिल्कुल करेक्ट है। Okay, next one, question number 18. If the two event A and B are mutually exclusive, then which of the following correct? तो इसमें से अगर दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ए अलग है और बी अलग है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और कई बार पूछ लेता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो सबसे पहले बताएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा राइट आंसर दैट इज ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अलग अलग है। तो अगर हम बात करें इंक्लूसिव की, इंक्लूसिव क्या होता है कि जो दोनों की प्रोबेबिलिटी में कुछ ना कुछ बीच में मिक्स हो रहा है। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब ये वाला पार्ट ए प्लस बी वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये होता है इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को। तो जहां राइट आंसर है वो है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन
इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड वेरियंस। सिंपली कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन और वेरियंस की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, तो जो उसमें मीन की वैल्यू होती है 0 और वेरियंस की वैल्यू होती है 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में आ भी चुका है, और ये वाला क्वेश्चन ना पीजीटी लेवल पे भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सैंपल ऑफ 100 इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 1000 फार्मर्स consisting of marginal, small and large farmers, which one of the following to be most appropriate sampling method? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो सैम्पलिंग मेथड पूछता है यूजीसी नेट में वो पूछता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें क्या है, जो स्ट्रेटा है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पहले, मतलब जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया है। 1000 फार्मर्स थे, 1000 फार्मर्स को डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग देयर परसेंटेज, और उसके बाद एक एक स्टेटा की स्टडी हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे सबकी क्या है, सभी स्टेटा के पास ये सभी पॉपुलेशन के इक्वल चांसेस सेलेक्ट होने के, तो वो रैंडम सैम्पलिंग भी हो गया और स्ट्रेटिफाइड हो गया। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, दोनों ही टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो राइट आंसर है फिशर इंडेक्स। ठीक, और कई बार क्वेश्चन आता है कि सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को बट नॉट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। वो बताइए अब क्या होगा आंसर अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन फैक्टर रिवर्सल को नहीं करता, वो है मार्शल एजवर्थ। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो है फिशर। ठीक है, जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, टाइप 2 एरर डिफाइंस। अभी हमने डिस्कस किया था टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। ठीक है, तो टाइप 2 एरर हमें क्या बताता है। ठीक, तो टाइप 2 एरर जिसको हम लोग बीटा एरर भी बोलते हैं, तो टाइप 2 एरर दैट इज एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, so that is 4th. Okay, question number 23, for a distribution mean is 14, median is 17 and mode is 21, so distribution will be, ठीक है, कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर ये वैल्यूज हैं, mean is 14, median is 17 and mode is 21, तो कैसा स्क्यूड हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर सिमेट्री। ठीक है, तो कैसी बेल की शेप बनेगी, तो वो बनेगी, ठीक है, राइट आंसर दैट इज नेगेटिव स्क्यूड, क्योंकि जो मोड की वैल्यू है वो ज़्यादा है मीन की वैल्यू से, और मीन की वैल्यू ज़्यादा है, और दैट इज जो मोड की वैल्यू है मीडियन से ज़्यादा है और मीडियन की वैल्यू मीन से ज़्यादा है। ठीक है, मीन वैल्यू से, सो दैट इज नेगेटिव स्क्यूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ नॉन सैम्पलिंग मेथड। कौन सा नॉन सैम्पलिंग मेथड नहीं है, अगर नॉन सैम्पलिंग मेथड नहीं है तो सैम्पलिंग मेथड है। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग मेथड है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक, बाकी जितने भी हैं ये सब नॉन सैम्पलिंग मेथड है। एक बार फर्क देख लीजिए क्या है, जहाँ पे इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के तो वो हो जाता है रैंडम सैम्पलिंग, और जहाँ इक्वल चांस नहीं होते, ठीक है, सिलेक्ट होने के, वहाँ बन जाता है नॉन सैम्पलिंग। ठीक, तो जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज नंबर 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज। जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें स्क्यूनेस कितना होगा, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 2। ठीक है, स्क्यूनेस, लेवल ऑफ स्क्यूनेस। तो अगर सिमेट्रिकल बेल दैट इज सिमेट्रिकल शेप है उसमें स्क्यूनेस तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, ना ही राइट स्क्यूड है ना ही पॉजिटिव स्क्यूड है, तो उसमें जो स्क्यूनेस होगा बिल्कुल 0। ठीक है, स्क्यूनेस इक्वल टू 0। चलिए, ओवरऑल 25 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे। अब देख लेना कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ठीक है, तो जितने करेक्ट क्वेश्चन हुए, अगर लगता है आपको कमेंट होना चाहिए, कमेंट आप कर सकते हो, तो राइट आंसर अपनी कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ जनरल टॉपिक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उनके बारे में। चलिए, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।